नमस्कार। आज के इस लीगल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे 1952 के एक ऐसे ऐतिहासिक एकदम लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस में गोता लगाने वाले हैं जिसने हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कन्फेशन यानी संस्वीकृति को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला है और यकीन मानिए कानून को गहराई से समझने वाले हर व्यक्ति के लिए ये किसी माइलस्टोन से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन किसी के बयान में से सिर्फ अपनी सहूलियत की बातें चुन ले? मतलब सिर्फ वो बातें जिनसे इंसान को सजा मिल सके, और बाकी के बयान को ऐसे नज़रअंदाज कर दे जैसे वो कभी बोला ही ना गया हो? क्या न्याय के तराजू में किसी बयान को आधा अधूरा तोलना सही है? इसी एक तीखे सवाल ने इस पूरे कानूनी बवाल को जन्म दिया था। भाग 1, चुनिंदा तथ्यों को चुनने की समस्या। तो हुआ कुछ यूं कि पलविंदर कौर के बयान के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से थे। एक तरफ वो हिस्सा था जो सीधे सीधे उनके खिलाफ जा रहा था, यानी उन्हें दोषी ठहराने की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसी बयान में सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की बात भी कही गई थी जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकती थी। और प्रोसिक्यूशन ने क्या किया? उन्होंने बड़ी चालाकी से बयान को बीच से ही काट दिया। उन्होंने सिर्फ उस सुविधाजनक हिस्से पर फोकस किया जिससे अपराध साबित हो सके और सेल्फ डिफेंस वाले दावे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, बिल्कुल चेरी पिकिंग की तरह। और किसी के बयान को अपनी मर्जी से ऐसे टुकड़ों में बांटने की इस कोशिश ने सीधे तौर पर हमारे कानूनी ढांचे को हिलाकर रख दिया। यहीं से एंट्री होती है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 से लेकर 30 तक के जो प्रावधान हैं वो अचानक से एक बड़ी लीगल डिबेट के सेंटर में आ गए। भाग 2, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। तो जब ये पूरा मामला हमारी सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट को दखल देना ही पड़ा। क्या सच में अदालत किसी इंसान के आधे बयान को सच और आधे को झूठ मानकर सजा सुना सकती है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम साफ और कड़क था, और यही हमारी एग्जाम गाइडलाइन भी है। किसी भी स्वीकृति को या तो पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए या पूरी तरह से खारिज। बिल्कुल नो मिडिल ग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी बयान के आप ऐसे मनचाहे टुकड़े नहीं कर सकते। इसे एक जंजीर की तरह सोचिए। अगर कोई एक कड़ी कमजोर या टूटी हुई है तो पूरी जंजीर बेकार हो जाती है, राइट? इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर किसी कन्फेशन का कोई एक हिस्सा भी कानूनी रूप से झूठा साबित हो जाता है तो फिर उस पूरे के पूरे बयान की कोई लीगल वैल्यू नहीं रह जाती, वो पूरी तरह से अविश्वसनीय माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर। इस नियम के पीछे का आखिर तर्क क्या है? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त नियम आखिर क्यों बनाया। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये जांच एजेंसियों को बयानों का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। दूसरा, ये इस बात की गारंटी देता है कि आरोपी की बातों का कोई गलत या अनुचित मतलब ना निकाला जाए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये हमारे क्रिमिनल ट्रायल्स में पूरी तरह से फेयरनेस और न्याय सुनिश्चित करता है, ताकि किसी बेगुनाह को सिर्फ उसके आधे अधूरे शब्दों के जाल में फंसाकर सजा ना मिल जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भाग 4, 1969 का वो दिलचस्प प्लॉट ट्विस्ट। देखिए, कानून कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं जो कभी बदले ना। समय के साथ प्रेसिडेंट्स इवॉल्व होते हैं। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, बहुत ही मजेदार है। एक तरफ हमारे पास 1952 का पलविंदर कौर केस है जो एकदम स्ट्रिक्ट संपूर्ण स्वीकृति यानी होल कन्फेशन रूल की बात करता है। लेकिन फिर आता है 1969 का निशिकांत झा मामला। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग रुख अपनाया और कहा कि भाई, अगर परिस्थितियां और सबूत इजाजत दें तो अदालत बयान के केवल उस हिस्से को स्वीकार कर सकती है जो सच है। ये कानून के विकास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भाग 5, परीक्षा में महारत हासिल करने की रणनीति। इन दोनों ही केसेस के बाद चलिए देखते हैं कि एग्जाम्स के नजरिए से ये कितना अहम है। अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो इस जानकारी को आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एग्जाम गाइडलाइन है ना, स्वीकृति को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि हिस्सों में। इसे बस रट लीजिए। जब भी एग्जाम में ये टॉपिक आए तो आपके लीगल आर्गुमेंट की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। और अच्छे मार्क्स लाने की टॉपर ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल है। जब भी इस टॉपिक पर आंसर लिखें तो स्टेप 1 1952 और 1969 के मामलों के बीच के इस लीगल कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करें। स्टेप 2 होल कन्फेशन रूल को अच्छे से डिफाइन करें। और स्टेप 3 इसके पीछे की रीजनिंग या लॉजिक की 1-2 लाइनें जरूर जोड़ दें। इस तरह से लिखा गया आपका आंसर एग्जामिनर को काफी इंप्रेस करेगा फॉर श्योर। तो
इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज के समय में जब भी कोई डिवाइडेड कन्फेशन यानी ऐसा बटा हुआ बयान सामने आता है, तो हमारी अदालतें अपराध की असली सच्चाई तक पहुंचने और उस पूरी प्रक्रिया को फेयर रखने के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि कानून को हमेशा एक नाजुक रस्सी पर चलना होता है। जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर। इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।